नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हमारी पुरानी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लगातार विस्तृत चर्चा किए जा रहे हैं। इस चर्चा को चालू करने के पहले एक छोटी सी सूचना कि जॉब्स वाला की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर के टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 7000 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं विथ प्रॉपर डिस्कशन। जैसा डिस्कशन हम लोग यहाँ पीवाईक्यू में करते हैं, वैसा ही डिस्कशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये 50 प्रश्न आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, 5000 प्रश्न के। 10 टेस्ट आपके यूनिट वाइज रहेंगे, 10 टेस्ट आपके एफएलटी रहेंगे। ये सब कुछ बाइलिंगुअल रहेगा और एप्लीकेशन से रहेगा, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में होगा, ना कि ऑफलाइन में। ठीक है, कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में होगा। इसके अलावा जॉब्स वाला का आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब्स वाला जो कोर्स चला रहा है, उसके तहत हम लोग एफएसओ की पूरी क्लासेस कवर कर रहे हैं। लेक्चर सीरीज एग्जैक्टली चला रहे हैं ना, क्या चला रहे हैं? लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, बाइलिंगुअल लेक्चर सीरीज चला रहे हैं सभी 10 यूनिट के लिए। इसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ई बुक फॉर्मेट में भी और हार्ड कॉपी फॉर्मेट में भी। ठीक है। एक छोटा सा अनुरोध कहना चाहिए कि यदि आप लोग, जो लोग लगातार देख रहे हैं, वो लोग कमेंट भी किया करें, ताकि पता चले कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं, टू वे कम्युनिकेशन है। मतलब मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको भी बातें समझ में आ रही हैं, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स को देख रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको वीडियो को देखने के बाद जो भी रिव्यूज हैं, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हमारी अपनी इस क्लास को। जैसा मैंने कहा कि पीवाईक्यू चर्चा चल रही है हमारी, तो इस पीवाईक्यू चर्चा के तहत हम अभी पिछले वीडियो तक, पिछले लेक्चर तक जो चर्चा कर चुके थे, वो यहाँ तक कर चुके थे। मतलब ये झारखंड पीएससी का, एफएसओ का 2016 का पेपर है। पेपर कौन सा? पेपर 2। पेपर 1 की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके सभी वीडियो अपलोडेड हैं। ये पेपर 2 की चर्चा कर रहे हैं, पेपर 2 का भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस सेकंड वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, वो 26 से लेकर के 50th क्वेश्चन तक चर्चा करेंगे। हम लोग हर दिन 25 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं हमारी अपनी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, 26 क्वेश्चन कहता है सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड, है ना। तो देखो, हमारा जो डाइजेशन की प्रक्रिया है हमारे जीआई ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो प्रक्रिया चालू हो जाती है कहाँ से? बक्कल कैविटी से, मुख गुहा से। कहाँ से? बक्कल कैविटी से या मुख गुहा से हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। बक्कल कैविटी में जो चीज रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं, लार, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं, या सलाइवा के नाम से जानते हैं। इस सलाइवा में एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम कौन सा है? तो इस सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो एंजाइम कौन सा है? टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे कि भाई टाइलिन एंजाइम तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। तो टाइलिन एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या होता है? एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है, इसको हम एमाइलेज बस ना कह के क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। ये सलाइवरी एमाइलेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलाइवा में मिलता है। इसका मतलब कि एमाइलेज और भी कहीं मिलता होगा, तो जीआई ट्रैक के आगे के पोर्शन में चल करके इंटेस्टाइन में भी क्या होगा? एमाइलेज रिलीज होता है। लेकिन सलाइवा वाला एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज के नाम से डिफरेंटली जाना जाएगा, लेकिन काम दोनों जगह सेम रहेगा। काम क्या रहेगा? काम रहेगा स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है ना, स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, उसको ब्रेक डाउन करना किसमें? सिंपल शुगर्स में, है ना, ताकि वो फर्दर इंटेस्टाइन में क्या हो सके? और सिंपलर शुगर्स में ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, तो ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। किसमें ब्रेक डाउन करता है? माल्टोज में। काय में ब्रेक डाउन करेगा भाई? माल्टोज में। और काय में ब्रेक डाउन करेगा? डेक्सट्रिन में। काय में? डेक्सट्रिन में, है ना, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, देख लेना, ये रहा। माल्टोज में और डेक्सट्रिन में क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। ठीक, अब तुम्हारा जिम्मेदारी एक बनता है कि यहाँ पे मैं एक जो लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये लिस्ट तुमको याद होनी चाहिए कि हमारे शरीर में या जीआई ट्रैक में किस पोर्शन से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है। जैसे मुख की बात करें, माउथ की बात करें, तो यहाँ से क्या रिलीज होता है? सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन आपने कहा, वो हमने ऊपर पढ़ लिया। इसके अलावा लिंगुअल लाइपेज एंजाइम रिलीज होता है। अब लाइपेज जहां पर भी आए, लाइपेज कहीं पर भी आए, वो हमेशा क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ फैट में रोल प्ले करेगा। काय में? डाइजेशन ऑफ फैट में रोल प्ले करेगा। ठीक, इसके बाद आपका जो खाना है, बक्कल कैविटी से आपका खाना निकल करके कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। लेकिन ईसोफेगस में खाना रुकता नहीं है, ना ही ईसोफेगस से किसी प्रकार का कोई वो रिलीज होता है। एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए?
कोई एंजाइम रिलीज होता है, कुछ वहां से रिलीज नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रैक है। वो सिर्फ ट्रैक किसको कनेक्ट करता है, आपके मुख को, बक्कल कैविटी को कनेक्ट करता है किससे, स्टमक से, ठीक है। तो जब अब खाना स्टमक में जाएगा तो वहां कई एंजाइम रिलीज होंगे, जैसे एक एंजाइम रिलीज होता है पेप्सिन, जो कि क्या करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, सिंपलर यूनिट में। सिंपलर यूनिट क्या होती है, पेप्टाइड होती है। पेप्टाइड फर्दर ब्रेक डाउन किसमें होगा, अमाइनो एसिड्स में। किसमें ब्रेक डाउन होगा, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। ऐसे ही एक एंजाइम निकलता है रेनिन, है ना, वो किसमें आता है, इन्फेंट्स में आता है, बच्चों में आता है, जो क्या करता है, इट कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन, है ना। मिल्क प्रोटीन, क्या नाम होता है मिल्क प्रोटीन का, केसिन नाम होता है। तो मिल्क प्रोटीन के कोगुलेशन में रोल प्ले करता है कौन, रेनिन रोल प्ले करता है, क्योंकि एक एंजाइम है। ऐसे ही स्टमक में एक एंजाइम आता है गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना, वो हमने देख लिया, फैट के पाचन में योगदान देता है। जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में जाएंगे तो पैनक्रियाटिक जूस वाले हिस्से से या अग्नाशयी रस से क्या निकलेगा, ट्रिप्सिन निकलेगा, काइमोट्रिप्सिन निकलेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टाइड्स को तोड़ेगा, है ना। हमने देखा ना कि पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन को तोड़ रहा था, किसमें, पेप्टाइड में। अब पेप्टाइड भी तो टूटेगा ना, तो जो पेप्टाइड है वो और सिंपलर पेप्टाइड में टूटेगा, किसकी वजह से, ट्रिप्सिन की वजह से, ठीक है। इसके बाद आता है काइमोट्रिप्सिन, लगभग सेम काम करेगा, है ना। कार्बोक्सी पेप्टाइडोज, ये क्या करेगा, अब पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो उपयोग में होगा, कौन उपयोग होगा, एमाइनो एसिड। प्रोटीन का उपयोग नहीं होने वाला है, उपयोग किसका होने वाला है, अमाइनो एसिड का उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो वो अमाइनो एसिड कहाँ से निकल के आएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम की वजह से निकल के आएगा। वो क्या करेगा, वो पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। यहाँ पे और पूरी एक लिस्ट दी हुई है, जैसे हमने कहा पेनक्रिएटिक एमाइलेज, हमने पहले कहा था सलाइवरी एमाइलेज, अब हम कह रहे हैं पेनक्रिएटिक एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो काम कर रहा था वही काम कौन करेगा, पेनक्रिएटिक एमाइलेज करेगा, बस अंतर क्या है, वो सलाइवा में था, ये पेनक्रियास से निकल रहा, ठीक है। इसके अलावा पेनक्रिएटिक लाइपेज भी हो जाता है, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप इंटेस्टाइनल जूस से बात करें, हमने ऊपर जो देखा वो पूरा पेनक्रिएटिक जूस का देखा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस की। तो इंटेस्टाइनल जूस में एक माल्टेज निकल के आएगा। माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। माल्टोज कहाँ से आया था, माल्टोज आया था स्टार्च से। स्टार्च को माल्टोज में किसने कन्वर्ट किया था, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया एमाइलेज ने। किसने कन्वर्ट किया, एमाइलेज ने। अब माल्टोज भी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माल्टोज को ग्लूकोज में, ये डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, माल्टेज कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही लैक्टेज है, आप दूध पीते हैं, दूध में क्या होता है, लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर है ना, लैक्टोज शुगर है। अब वो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, है ना, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, ऑन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, लैक्टेज एंजाइम, कौन सा, लैक्टेज एंजाइम। ऐसे ही सुक्रेज आता है, वो सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा किस में, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोज किन दो मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ऑप्शंस रहेंगे आपको, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। हाँ, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सुक्रोज का राइट आंसर रहेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूरी एंजाइम की लिस्ट थी। अगला क्वेश्चन था 27th, द वेजिटेबल ऑयल रिच इन मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज, है ना, कि एक ऐसा कौन सा वेजिटेबल ऑयल है जो मोनोसैचुरेटेड फैटी जो एसिड रहते हैं हमारे, है ना, उनसे रिच माना जाता है ना, जो मुफा होता है उससे रिच माना जाता है। ये कौन सा है, पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल, जिंजली ऑयल, तिल का तेल, या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, या फिर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। देखो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमको दिया गया था द वेजिटेबल ऑयल रिच इन मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां जिनमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है, मुफा पाया जाता है। एक ऑप्शन कौन सा है, पीनट ऑयल है, दूसरा कौन सा, ऑलिव ऑयल है। लेकिन अगेन वापस से समझो, ये हमेशा से इस बात को एग्जाम में ध्यान में रख करके जाना है कि यदि ऑप्शन में लगे कि दो ऑप्शन सही है, यदि क्वेश्चन में लगे कि दो ऑप्शन सही हैं, तो हमेशा उस आंसर को लगाइएगा, उस ऑप्शन को टिक करिएगा जो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहूं कि ऑलिव ऑयल में मुफा कितना होता है, तो ऑलिव ऑयल में मुफा अप टू 80% होता है, 80% तक का होता है। लेकिन पीनट में कितना होता है, मात्र 55 तक का। तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है जैतून के तेल की, ना कि मूंगफली के तेल की, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है। मुफा ऑयल रिच अदर ऑयल्स कौन से हैं, तो ये जो मुफा प्रेजेंट रहता है ना, मोनोसेचुरेटेड
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये किसमें सर्वाधिक प्रेजेंट रहता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? ऑलिव ऑयल में। इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो कोनोला ऑयल में, है ना, कैनोला ऑयल में। इसके अलावा पीनट या ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली के तेल में। इसके अलावा और कहाँ मिलता है? एवोकाडो में, राइस ब्रान में और सेसम ऑयल में, ठीक है। चावल की भूसी का जो तेल निकाला जाता है उसमें, एवोकाडो में, तिल में। ये एक सिक्वेंशियल मैनर में दिया हुआ है। ये कैसा दिया हुआ है? सिक्वेंशियल मैनर में दिया, बोले सबसे ज्यादा किसमें? ऑलिव में, फिर आपका किसमें? कैनोला में, फिर किसमें? पीनट में, फिर किसमें? एवोकाडो में, फिर किसमें आ जाता है? राइस ब्रान में, फिर किसमें? सीसम में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला, द शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क। बेसिक क्वेश्चन एकदम हो जाता है ना। सबसे बेसिक क्वेश्चन कि भाई शुगर कौन सी प्रेजेंट होती है? मिल्क में, है ना। तो मिल्क शुगर के नाम से किसको जानते हैं? लैक्टोज के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? लैक्टोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोगों को दूध पसंद नहीं होता है। कई लोग दूध पीते हैं तो उनको समस्या होती है, कुछ ना कुछ पेट खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ समस्या होती है। ये दरअसल किसके कारण होता है? क्योंकि दूध में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। और उन लोगों ने कभी जांच नहीं करवाई है, लेकिन इस बात की लगभग गारंटी होती है, इस प्रकार के लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है ना। क्या होता है? लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है। लैक्टोज क्या नहीं होगा? उनको पचता ही नहीं है। लैक्टोज उनको पचता ही नहीं है। और लैक्टोज किसमें? दूध में, इसलिए दूध भी नहीं पचेगा, ठीक है। इसलिए उनको समस्या होती है, ठीक है। तो द शुगर विच इज प्रेजेंट इन द मिल्क इज लैक्टोज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इसको आप याद करके रख सकते हैं कि कौन से उसमें मटेरियल में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे ग्लूकोज की, बोले ग्लूकोज कहाँ मिलेगा? ग्रेप्स में, हनी में, कॉर्न सिरप में, स्वीट कॉर्न में, है ना। इन जनरल ये यहाँ पे देखने को मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पे हनी हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हनी में सर्वाधिक आपको प्राइमरली क्या देखने को मिलता है? फ्रक्टोज देखने को मिलता है। क्या मिलता है? फ्रक्टोज देखने को मिलता है, ठीक है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज कहाँ मिलता है हमको? शुगर केन में और बीट रूट में देखने को मिलता है ना। किसमें? शुगर को केन में और बीट रूट में। यदि क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेबल शुगर। टेबल शुगर किसको कहते हैं? टेबल शुगर का मतलब वो जो आपके घर में शक्कर रखी हुई है, वो दरअसल क्या है? वो क्या है? सुक्रोज है, ठीक है। तो टेबल शुगर के नाम से किसको जानते हैं? सुक्रोज को जानते हैं। लैक्टोज हमने पढ़ लिया। माल्टोज क्या होता है? तो जब आप चावल बनाते हैं, गंजे में चावल बनाते हैं, तो ऊपर जो पानी आ जाता है गंजे में चावल बनाने पे, वो क्या कहलाता है? माल्ट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? माल्ट कहलाता है। और वो जो उसमें शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो माल्टोज हो गया। गैलेक्टोज एक तरीके से हम बात करें तो ये गैलेक्टोज रोल प्ले करता है किसके निर्माण में? लैक्टोज के निर्माण में। किसके निर्माण में? लैक्टोज के निर्माण में। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। यदि आप इसको ब्रेक डाउन करवाएंगे तो दो कंपाउंड मिलेंगे, मोनोसैकेराइड मिलेंगी। एक ग्लूकोज मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? गैलेक्टोज मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सॉर्बिटॉल है जो कि एप्पल में पाया जाता है। प्राइमरली आप एप्पल ध्यान में रखेंगे इसमें सॉर्बिटॉल के लिए, ठीक है। और जाइलॉज, मैनोज जैसे ढेर सारी भी शुगर्स होती हैं, ठीक है। चलो, तो लैक्टोज हो गया, है ना। वो हमने देख लिया। फ्रक्टोज हमने देख लिया। सुक्रोज देख लिया। माल्टोज देख लिया। अगला क्वेश्चन 29th क्वेश्चन क्या कहता है? 29th क्वेश्चन आपका कहाँ पर है? ये रहा। द एग सेल मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ, है ना। जो एग सेल की मेम्ब्रेन रहती है वो किस चीज की बनी होती है? ऑप्शंस हमारे हैं लिपिड एंड पॉली सॉरी प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड लिपिड्स, और लिपिड एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो जो एग सेल रहती है वो प्राइमरली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। काय की बनी होती है? प्राइमरली प्रोटीन की बनी होती है। ओवल एल्ब्यूमिन, है ना। कौन सा? ओवल एल्ब्यूमिन। ओब्यूलमिन कहा जाता है कई बार उसको शॉर्ट में, है ना। तो ये एक्सेल इसकी बनती है। तो प्राइमरली तो हमारा क्या आ गया? प्रोटीन आ गया। साथ में क्या जुड़ता है? तो पॉलीसैकेराइड्स जुड़ते हैं। साथ में क्या जुड़ता है? पॉलीसैकेराइड्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो एक्सेल मेम्ब्रेन आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड, स्पेशली दे कंसिस्ट ऑफ अ फाइब्रस mesh work of the proteins including collagen and also containing glycosaminoglycans, ठीक है। ये ग्लाइकोसो अमाइनो जो ग्लाइकेन है, ये रिप्रेजेंटेटिव है किसका? पॉलीसैकेराइड्स का, जो ऊपर पढ़ा ना आपने पॉलीसेक्राइड ऑप्शन में, ठीक है। तो ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकोन, ग्लाइकोसो है ना, ये जो ग्लाइकोसो शब्द है यही किसका रिप्रेजेंटेटिव है? शुगर का रिप्रेजेंटेटिव किसका है? शुगर का। और पॉलीसेक्राइड आपके ऑप्शन में ऑलरेडी था ही, क्योंकि है ना। तो विच आर अ टाइप ऑफ द पॉलीसेक्राइड? ग्लाइकोसो अमाइनो ग्लाइकन आर अ टाइप ऑफ द पॉली
सैकराइड्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन हमने देख लिया भाई, प्रोटीन से मिल करके और पॉलीसैकराइड से मिल करके बनता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दे रहा हूँ जिसमें आप ध्यान में रखेंगे कि एग सेल में कौन सा कंस्टिट्यूएंट कैसा प्रेजेंट होता है। जैसे उदाहरण के लिए एग में एक पोर्शन होता है एग व्हाइट। एग व्हाइट किससे बनता है? एल्बुमिन से बनता है। वो एल्बुमिन कौन सा? वो एल्बुमिन प्राइमरली होता है ओबेल्ब्यूमिन, है ना, कौन सा? ओबेल्ब्यूमिन। इसके अलावा क्या होता है? कौन एल्बुमिन, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या होता है उसमें? प्रोटीन के अलावा 90% वाटर होता है। एग व्हाइट में मेजर जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? वाटर। दूसरा मेजर कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा हमने देख लिया। इसके बाद आता है एग यॉक, है ना। एग यॉक में प्राइमरली आपको क्या मिलेंगे? फैट्स मिल जाएंगे ऑफ डिफरेंट टाइप, प्रोटीन, विटामिन। जो एक महत्वपूर्ण चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा? विटामिन B12। क्या मिलेगा? विटामिन B12 मिलेगा। ध्यान में रखना, विटामिन B12 किसी भी वेजिटेरियन डाइटरी सोर्स में नहीं पाया जाता है। किसी भी वेजिटेबल आप खा लो, है ना, वो सब मार्केट में जो वेजिटेबल वगैरह चल रहा है या अन्य जो वेजिटेरियन डाइट चल रहा है उसमें कहीं पर भी B12 नहीं पाया जाता। B12 के लिए कई बार वेजिटेरियन लोगों में B12 की डिफिशियंसी मिलने का कारण यही होता है क्योंकि B12 वेजिटेरियन डाइट में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अलावा एग की जो मेम्ब्रेन है, एग का जो कैलेज है ना, आदि आदि चीजें तो वो बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती हैं। आप दो चीजों को ध्यान में रखेंगे, एग यॉक और एग व्हाइट, है ना। अगला आता है मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ दिस फॉलोइंग, है ना। मिल्क निम्नलिखित में से किसका एक अच्छा सोर्स या अच्छा माध्यम नहीं है। ठीक है, दो चीजों का अच्छा सोर्स नहीं है। एक यहाँ के पर्सपेक्टिव में बात करें, हमारे ऑप्शन के पर्सपेक्टिव में, तो आयरन है। दूसरा ऐसे ही विटामिन सी, है ना। कहे का विटामिन सी का भी अच्छा सोर्स नहीं है और ना ही आयरन का अच्छा सोर्स है ना। तो दूध पीने से, बोलते हैं ना घरों में बोला जाता है दूध पियोगे तो तंदुरुस्त रहोगे, ऐसा नहीं है भाई, है ना। जब दूध में सारे कंस्टिट्यूएंट मिल ही नहीं रहे हैं तो कैसे रहोगे तंदुरुस्त। तो आपको अदर सोर्स पे भी क्या होना पड़ेगा? डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जहां से आयरन मिल सके, विटामिन सी मिल सके, आदि चीजें मिल सके। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बोवाइन मिल्क की। बोवाइन मिल्क का मतलब ये तो ह्यूमन मिल्क होगा या काउ मिल्क होगा। हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम। ठीक है, विच इज इन आवर ऑप्शन, विच कम्पीट्स विद आयरन एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स इंटरफेयर्स इन दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। ठीक है, तो इसमें हाई अमाउंट ऑफ क्या होता है? कैल्शियम होता है। और ये कैल्शियम इनहिबिट करता है, क्या करता है? रोकता है किसके एब्जॉर्प्शन को? आयरन के एब्जॉर्प्शन को, है ना। किसके? लौह तत्व के एब्जॉर्प्शन क्या करता है? ये रोकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स विद अ जनरल कंपोजिशन ऑफ, यदि हम ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, है ना, हम यदि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, उसके कंपोजिशन की बात करें, तो उसमें 87% क्या होता है? पानी होता है। 3.8% क्या होता है? लिपिड्स होते हैं। और अबाउट 1% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 7% क्या होता है? लैक्टोज होता है। ठीक है, तो ये पानी हो गया। ठीक है, इसके अलावा लैक्टोज हो गया, इसके अलावा फैट हो गया, लिपिड हो गया, इसके अलावा क्या होता है हमारा उसमें? प्रोटीन्स होते हैं। ये एग्जैक्टली एक कंपोजिशन है किसका? ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मिल्क का एक नॉर्मल कंपोजिशन दिया हुआ है ना। जैसे मिल्क इज अ न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड फूड, हमको पता ही है। इट इज एन इमल्सन ऑफ वाटर इन अ फैट इन अ वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार का वो है, किस प्रकार के नेचर का है। इमल्सन है, सस्पेंशन है, कोलाइड सॉल्यूशन है, क्या है? इमल्सन है। इमल्सन किसका? फैट का वाटर में, क्या का? फैट का वाटर में एक इमल्सन है। ठीक है, इट इज अ कोलॉइडल सस्पेंशन ऑफ दी प्रोटीन्स के नाम से भी इसको कई बार प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 87.5% ऑफ द वाटर, 3.9% ऑफ द फैट, 3.4% ऑफ द मिल्क, लैक्टोज एंड मिनरल्स आर अबाउट 5.2%। ये ह्यूमन मिल्क की बात नहीं हो रही है, ये अदर बोवाइंस की बात हो रही है ना। ये क्या हो रहा है? अदर बोवाइंस की बात हो रही है, गाय भैंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इट कंप्राइजेस ऑफ, वही जैसे प्रमुख बातें ध्यान में रखनी, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, फास्फोरस होगा, विटामिन डी होगा, पोटेशियम होगा, है ना। विटामिन B12 एकदम बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। केसीन प्रोटीन इज द मेन अमंग देम। प्रोटीन के नाम पे कौन सा होता है? केसीन होता है। और केसीन को ही हम मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। केसीन को ही हम क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो वो भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेरी स्पीसीज, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेरी कैटेगरी में आता है ना, किसकी कैटेगरी में, बेरीज की कैटेगरी में आता है। तो बेरीज की कैटेगरी में आने वाला जो एकमात्र आपका है ना, गार्लिक, ओनियन, सिनेमन और काली मिर्च में से वो राइट आंसर क्या है, ब्लैक पेपर, है ना, काली मिर्च, ब्लैक पेपर या काली मिर्च। इसी को लेने के लिए वास्को डिगामा और अदर पोर्चुगीज, है ना, यहाँ पे आए हुए थे, मतलब इसी को लेने के लिए, मतलब इसके अलावा और भी चीजें थी, बट ब्लैक पेपर मेन एक कारण था उसमें, है ना। ब्लैक पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पाइस मेड फ्रॉम बेरीज, है ना, स्पेशली ब्लैक पेपर कम्स फ्रॉम द ड्राइड बेरीज ऑफ द पाइपर नाइग्रम। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइपर नाइग्रम वाइन, है ना। ब्लैक पेपर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइपर नाइग्रम, ठीक है। ये बेरीज से क्या होता है, निकल करके आता है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। इस लिस्ट में ये लिखा हुआ है, जैसे हमने कहा कि ब्लैक पेपर में कौन सा पार्ट यूज होता है, बेरीज पार्ट होता है, कौन सा, बेरी वाला पार्ट यूज होता है, फल वाला, है ना। तो यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जैक्टली किस मसाले में या किस चीज में उसका कौन सा पार्ट यूज होता है। जैसे उदाहरण के लिए क्यूमिन और फेनल और कोरिएंडर की बात करें, जीरा, सौंफ और धनिया की बात करें, तो इनका सीड पार्ट यूज होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर, ठीक है, और कार्डमम की बात करें तो इनका बेरी पार्ट यूज होता है, जिसको आप फ्रूट के नाम से भी बता सकते हैं, इसको इस कैटेगरी में रख सकते हैं, इस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। रूट की बात करें तो जिंजर और टर्मरिक यूज होता है। बार की बात करें तो सिनेमन की छाल, दालचीनी की छाल यूज होती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर बड की बात करें तो क्लोव्स यूज होती हैं, है ना। फ्लावरिंग बड की बात करें तो जो क्लोव्स होती हैं वो फ्लावरिंग बड पार्ट होता है, ठीक है। स्टिग्मा की बात करें, जो स्टिग्मा फ्लावर का एक पोर्शन होता है, यदि किसी ने बॉटनी पढ़ी होगी तो उसको थोड़ा सा इस बारे में जानकारी होगी। तो सैफरन जो रहता है, जो हमारा केसर होता है, ठीक है, वो स्टिग्मा फ्लावरिंग पार्ट यूज किया जाता है। ऐसे ही अदर यहाँ पे लिखा हुआ है एक पोर्शन जो आप ध्यान में रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो क्या है, एसाफोइटिडा हींग, है ना। एसाफोइटिडा हींग वो रेजिन पार्ट यूज होता है, गम पोर्शन पार्ट उसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे बे लीफ या तेज पत्ता है तो उसका नाम ही बे लीफ है ना, तो लीफी यूज होती है उसमें, तो है ना, तो ये ध्यान में रखना है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन, निम्नलिखित में से किसको एक संपूर्ण प्रोटीन के दायरे में रखा जा सकता है। पहला है ग्रीन ग्राम प्रोटीन, दूसरा एग प्रोटीन, तीसरा पीनट प्रोटीन, चौथा आ जाता है हमारा इसी में मिलेट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या होगा, एक ऐसा प्रोटीन जिसमें से हमको हर प्रकार का कंस्टेंट मिल जाए। इनमें से निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से हर प्रकार का कंस्टेंट मिल सकता है, वो क्या है हमारा, एग प्रोटीन। कौन सा है, एग प्रोटीन, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोटीन या प्रोटीन दैट कंटेन्स ऑल 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड, है ना। अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 20 होते हैं, कितने होते हैं, 20 होते हैं। उनमें से 9 क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, और 11 क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब कि वो अमाइनो एसिड जो हमारे शरीर में बनते हैं, हमको कहीं से बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसेंशियल मतलब वो जो हमारे लिए आवश्यक है, बाहर से लेना पड़ेगा, हमारे पास ऑलरेडी नहीं है, हमको बनते नहीं है वो, ठीक है। तो ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड यदि किसी में मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं तो तुम क्या हो, कंप्लीट प्रोटीन हो, क्योंकि तुम हमको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा कौन है, एग प्रोटीन है, ऐसा कौन है यहाँ पर, एग प्रोटीन माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइट टू फूड एंड एनएफएसए, ठीक है। एनएफएसए क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को, इसके तहत देश के सभी नागरिकों को राइट टू फूड है, क्या है, राइट टू फूड है, मतलब कि खाना पाने का अधिकार है। क्या पाने का अधिकार है, खाना पाने का अधिकार है। लेकिन ये राइट किस प्रकार का है, यह एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या है, एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राइट टू फूड एंड एनएफएसए, एवरी फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन विल बी एंटाइटल टू, है ना, कि ऐसा क्या प्रोविजन है एनएफएसए और राइट टू फूड के तहत जो परिवारों को भोजन प्रोवाइड किया जाता है, किस प्रोविजन के तहत, या क्या एग्जैक्टली भोजन प्रोवाइड किया जाता है। 10 किलोग्राम राइस एट 2 रुपया पर केजी, 20 किलोग्राम राइस एट 3 रुपया पर केजी, 15 किलोग्राम राइस और व्हीट एट 3 रुपया पर केजी। ये सब ऑप्शन गलत हैं, ये सब ऑप्शन गलत। तो बोले साहब राइट आंसर क्या है ना। तो देखो जो एनएफएसए है उसके तहत जो वो किया गया, प्रोविजन लगाया गया, उसमें बताया गया कि 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। तो तुम यदि 5 लोगों का परिवार है तुम्हारा, तो तुमको 25 किलो अनाज मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक पर्सन के लिए कितना अनाज है,
5 किलो अनाज है। उस 5 किलो अनाज के तहत यदि हम बात करें तो राइस 3 रुपये में दिया जाता है, व्हीट 2 रुपये में दिया जाता है, और बड़े अनाज, मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन्स 1 रुपया पर केजी में दिए जाते हैं। कीमत चाहें तो याद रख सकते हैं कि चावल 3 आजकल फ्री में दिया जा रहा है, वैसे बता दें तो, है ना। आजकल वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ निवासियों को, है ना, फ्री में खाना बांटा जा रहा है। खैर, वापस से लौटते हैं टॉपिक पे कि राइस 3 रुपया किलो दिया जाता था, व्हीट 2 रुपये किलो दिया जाता था, कोर्स ग्रेन 1 रुपये किलो दिए जाते थे। कितना देते थे? 5 किलो पर पर्सन, 5 किलो पर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे फैमिली से मतलब नहीं है, 5 किलो पर पर्सन। अब तुम्हारे परिवार में 50 लोग हैं तो उसके हिसाब से लगा लो, 5 लोग हैं तो उसके हिसाब से लगा लो, 5 का गुणा करते जाओ। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? 2013 के एनएफएसए में ये प्रोविजन शामिल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कॉजेस ऑफ अ पर्नीशियस एनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमन, है ना। पर्नीशियस एनीमिया का क्या कारण होता है एक गर्भवती महिला में? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इन्होंने आंसर जो दिया हुआ है वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने आंसर दिया B9, विटामिन B9। उन्होंने आंसर गलत नहीं दिया हुआ है, उन्होंने आंसर गलत नहीं दिया, दिया सही है, लेकिन उन्होंने अधूरा काम किया है। इसका आंसर विटामिन B12 भी होगा, इसका आंसर विटामिन B12 भी होगा। ठीक है, बट अभी के लिए जो राइट आंसर उनकी तरफ से प्रोवाइड किया गया है वो B9 है। B9 गलत आंसर नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन साथ में B12 भी उसमें आंसर होना चाहिए था। ठीक है, खैर, तो पर्नीशियस एनीमिया अभी के हिसाब से बात कर रहे हैं। पर्नीशियस एनीमिया किसके कारण से होता है गर्भवती महिलाओं में? फोलिक एसिड की कमी के कारण। किसके कारण? फोलिक एसिड की कमी के कारण। कभी भी तुम गांव क्षेत्र में रहते हो तो एक योजना चलती है, राजीव गांधी सबला अभियान, है ना। राजीव गांधी सबला अभियान। महिलाओं को हम समाज क्या बोलता है? अबला बोलता है ना। महिलाओं को समाज क्या बोलता है? अबला नारी बोलता है। तो अबला नारी को क्या बनाने के लिए? सबला बनाने के लिए राजीव गांधी सबला अभियान चलता है। इसके तहत एक टेबलेट बांटी जाती है। वो टेबलेट दरअसल क्या है? तो आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट है। काहे की? आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट है। ये इसीलिए बांटी जा रही है क्योंकि देश की 57% महिलाएं, अकॉर्डिंग टू NFHS5, है ना, NFHS5 के अनुसार देश की 57% महिलाओं को क्या है? एनीमिया है। तो बोले कैसे बचाएं? तो आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट, जो टेबलेट है वो बांट दो भाई, है ना। तो राइट आंसर क्या है? फोलिक एसिड। अब यहाँ पे एनीमिया दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के, जैसे एक पर्नीशियस एनीमिया हो गया, मैंने उसमें B12 भी लिखा हुआ है। वहां पे उन्होंने आंसर B9 दिया, लेकिन मैंने B12 यहाँ पे लिखा है, कारण मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। ठीक है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी से एक एनीमिया जो होती है वो अलग तरीके से मानी जाती है। इसके अलावा एक है अप्लास्टिक अनीमिया, जो कि बोन मैरो फेल्योर के कारण होती है। बोन मैरो फेल्योर होगा तो RBC WBC सब बनना बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक होती है हेमोलाइटिक एनीमिया, जो कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC के कारण होता है ना। इसको ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया दरअसल क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि एक्सेसिव सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ दी रेड ब्लड सेल्स के कारण ये होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। एक सिकल सेल एनीमिया है, इसके लिए तो बकायदा अभी सरकार एक क्या कहना चाहिए, युद्ध स्तर पे काम कर रही है ना, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और प्राइमरली किस में पाया जाता है? ट्राइब्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ट्राइब्स में पाया जाता है, जो कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं उनका रेड ब्लड सेल्स का जो आकार हो जाता है, शेप हो जाता है, कैसे ऐसा हो जाता है? हंसिए के आकार का, सिक्कल के आकार का। किसके आकार का? सिकल के आकार का, हंसिए के आकार का हो जाता है। और जो चीज़ सिकल के आकार की हो जाएगी वह हमारी जो वो हैं कैपिलरीज हैं, ब्लड सेल्स हैं, है ना, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें से फ्लो नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके अलावा थैलेसीमिया भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये एक पूरा लिस्ट दिया हुआ था। ठीक है, चलो अगला आता है हमारा 35th क्वेश्चन। यहाँ पे यदि हम पेपर में बात करें 35th क्वेश्चन की तरह, ये रहा 35th क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट होता है? प्रोटीन एंड मिनरल्स, प्रोटीन एंड आयरन, आयरन एंड मिनरल्स, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, इसको तोड़ लो ना, हीमो प्लस ग्लोबिन। ये हीम है जो कि क्या है? आयरन है होता है, और ये ग्लोबिन है जो कि क्या है? प्रोटीन है। हो जाएगा, सम काम हो गया अपना। ठीक है, तो ये क्या होता है? राइट आंसर क्या है? बी, है ना। राइट आंसर क्या होता है हमारा? बी, प्रोटीन्स एंड आयरन्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हमारा? प्रोटीन्स एंड आयरन्स। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट ऑफ द पिगमेंट इन द ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन कैसा होता है?
रेड पिगमेंट होता है उसका, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन कंपोनेंट एंड द आयरन कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोफायरिन डेरिवेटिव, है ना। हीमोग्लोबिन इन विच अग्लोबिन इज अ प्रोटीन एंड हीमोक्रोमोजेन, है ना। हीमोक्रोमोजेन जो कि एक फेरिक कॉम्प्लेक्स है ना, क्या है, एक फेरिक आयन है, क्या है, फेरिक आयन है। फेरिक फेरस क्या होता है वो पढ़ते रहिएगा आप, है ना, आपके यहाँ पे अभी काम का नहीं है। की पॉइंट्स क्या है इसके, ठीक है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप्स, है ना, सराउंडिंग अ ग्लोबिन ग्रुप फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्कोणीय होता है। कैसा होता है, चतुष्कोणीय होता है। और ये चतुष्कोणीय किसकी वजह से होता है, क्योंकि एक ग्लोबिन प्रोटीन के चारों तरफ 4 हीम ग्रुप जुड़े होते हैं। एक ग्लोबिन प्रोटीन के चारों तरफ 4 हीम ग्रुप जुड़े होते हैं, इसकी वजह से कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें आपके काम की थी, ठीक है। चलो अगला बढ़ते हैं। डायबिटीज इज रिलेटेड टू, डायबिटीज किस प्रकार की बीमारी से, किस प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित बीमारी है, डाइजेशन की, मेटाबॉलिज्म की, वीकनेस की, और या फिर नन ऑफ दी एबव की। तो डाइजेशन एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डाइजेशन कैसा है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना। डाइजेशन कैसा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और किसका मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अब यदि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो कार्बोहाइड्रेट का जो वो है एक क्या कहना चाहिए आपने को, बॉडी में एक इकट्ठा होना वो बढ़ जाएगा, बॉडी में उसकी मात्रा बढ़ती रहेगी। अब ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जनरली किस रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है। तो प्राइमरीली क्या हुआ, ग्लूकोज का जब मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता चला गया। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगा, डायबिटीज में। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लेकिन क्या सिर्फ ऐसे ही इसी कारण से होता है डायबिटीज, नहीं। डायबिटीज होने का दूसरा कारण भी है। तुम्हारा पाचन सही है, कोई समस्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही हो रहा है, चयापचय सही हो रहा है, मेटाबॉलिज्म सही हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर क्या समस्या हो सकती है, तो इसका जो वो है इंसुलिन है, एक हार्मोन जो हमारा इंसुलिन पैनक्रियास से निकल रहा, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अपना काम नहीं कर रहा इफेक्टिवली, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू ऑल द केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी दैट कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी। यदि फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका वहां पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। और यदि डिपोजिशन होगा तो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा, ये वाला मैटर में डायबिटीज में कन्वर्ट होगा। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन सी हैं, बीटा सेल्स। अब बीटा सेल्स से इंसुलिन नहीं आ रहा है तो तुम कार्बोहाइड्रेट पाचन हो कैसे भाई फिर, और कितना होगा, क्योंकि इंसुलिन तो बन ही नहीं रहा है, समस्या हो गई। दूसरा डायबिटीज क्या होता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना भाई, कि इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न हो गई आपके शरीर में। तो दो प्रकार के क्या है डायबिटीज होते हैं। एक तीसरा होता है गेस्टेशनल डायबिटीज, ये प्राइमरली प्रेगनेंसी के टाइम देखा जाता है ना। 37 क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पर्सन, एक सामान्य व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। यहाँ फ़ारेनहाइट में हमको वो दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक सामान्य मानव का बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। A normal human body temperature generally around 98.6 degree Fahrenheit, which is about 37 degree Celsius, but it can fluctuate, है ना। ये क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है किसी भी वजह से, तो एक रेंज में आ जाता है। तो ये रेंज क्या होती है, 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस तक की, है ना। 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज हो सकती है। फ्लक्चुएट होगा, हमेशा ऐसे थोड़ा ना कि एक पॉइंट पे रहा आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है कि फीवर किसको बोलते हैं। तो जैसा आपने पढ़ा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं। तो फीवर क्या होता है, जब वो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाए, मतलब लगभग 38 डिग्री सेल्सियस अथवा उसके ऊपर चला जाए, तो हम उसको फिर उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। अगला आता है नंबर ऑफ अ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। तुम्हारे शरीर में कितनी किडनी है, देख लो कहीं निकाल तो नहीं ली किसी ने।
ठीक है, तो 1 2 3 4 भाई कितनी किडनी होती हैं? 2, है ना? कितनी किडनी होती हैं? 2 किडनी होती हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ओवर 78 ऑर्गन्स बट अबाउट 25 आर कंसिडर्ड अ वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं ये भी समझ लो भाई। वाइटल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जिनके बिना तुम्हारा शरीर चल ही नहीं सकता है, मर जाओगे। वाइटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके बिना तुम्हारा शरीर नहीं चल सकता, मर जाओगे, अथवा जिनके बिना तुम्हारा शरीर नहीं चल सकता है, तुम एकदम असहाय हो जाओगे। मरोगे नहीं लेकिन असहाय हो जाओगे। ठीक है, तो ऑर्गन जो होते हैं वो लगभग 78 के आसपास होते हैं, उनमें से 24-25 क्या होते हैं? वाइटल होते हैं। ये मस्ट फॉर सर्वाइवल, जैसे कि दिमाग है, दिल है, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, चमड़ी है, ये सब क्या है? मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। अगला, हाउ मच कैलोरीज नीडेड टू फॉर अ मोर एक्टिव एडल्ट वुमन, है ना? एडल्ट वुमेन, एक प्रौढ़ महिला के लिए, वयस्क महिला के लिए कितनी कैलोरी क्या होती है? आवश्यक होती है। यदि उतनी कैलोरी उसको ना मिले तो वह प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। 29,925 किलो कैलोरीज, है ना? 2,925 किलो कैलोरीज उसको आवश्यक होती है, यदि उतना ना मिले तो वो फंक्शन ना कर पाएगी। ठीक है, तो कैलोरीज रिक्वायरमेंट ऑफ द मोर एक्टिव एडल्ट वुमेन की हम बात करें, यहाँ पे मैं एक एज रेंज के हिसाब से बता रहा हूँ। बेसिक समझने का प्रयास करना कि जब 18 से 30 साल की महिला रहेगी, ये सबसे एक्टिव फेज माना जाता है। ये सबसे एक्टिव फेज माना जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो 2925 दिया है, हम इसी को लगाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि एक्टिव फेज में 2000 से ज्यादा चाहिए, ना कि 2000। लेकिन 2000 से ज्यादा में इन्होंने ऑप्शन जो दिया सीधे वो क्या दिया? 2925 दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या 2925 है। लेकिन यदि आप सिंपली आईसीएमआर की वेबसाइट में, ICMR की वेबसाइट में जाकर के सर्च करेंगे तो वहां पे एक जो आरडीए मिलेगा उसके हिसाब से हम बात करें तो 18 से 30 साल की यदि आप महिला हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, और इस समय आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती काम के लिए, तो लगभग 2400 किलो कैलोरी पर डे आपको चाहिए होती है। दिस कैन डिफर अकॉर्डिंग टू दी रीजन, कि यदि आप रूरल महिला हैं या अर्बन महिला हैं, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा एनर्जी चाहिए, अर्बन एरियाज में थोड़ी कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल वर्क ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा फिजिकल वर्क कम है और बौद्धिक काम ज्यादा है। 31 से 50 में यदि आप जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 51 प्लस जाएंगे थोड़ा और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्टिवनेस वो लगातार क्या हो रही? थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है, अब ये जो कैलोरीज इनटेक है, कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, वो डिफर कर सकता है किसके हिसाब से? बॉडी वेट के हिसाब से। क्या हर महिला को 2400 चाहिए? नहीं भाई, कोई दुबली पतली है, कोई मोटी है, तो डिफर कर सकता है ना। मेटाबॉलिज्म, मतलब किसी का मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा है, किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, हेल्थ कैसी है। ठीक है, अगला, मोर और लेस न्यूट्रेंट बोथ आर फॉर ह्यूमन, है ना? यदि आप अधिक मात्रा में न्यूट्रेंट लेते हैं या कम मात्रा में न्यूट्रेंट लेते हैं, दोनों ही आपके लिए क्या है? घातक है, दोनों ही आपके लिए क्या है? हार्मफुल है। ठीक है, तो जो आप वो पढ़ते हैं, मल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। वो मल न्यूट्रिशन में सिर्फ ये थोड़े ना होता है कि आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिली, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिले, उसमें एक पक्ष और भी होता है। उसको इन्वायरमेंट के सेक्टर में यूट्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं, इन्वायरमेंट में कहते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि आपको ज्यादा मिल गई कोई चीज, भर भर के प्रोटीन मिल रहा तुमको, हमको यहाँ खाली बैठे हुए कुछ मिलता ही नहीं है, शरीर दुबला हो रखा। ठीक है, तो तुम भी बर्बाद हो, हम भी बर्बाद हैं, दोनों ही क्या है? हार्मफुल है। बोथ द मल न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन आर डिट्रीमेंटल टू द ह्यूमन हेल्थ। यदि एक मल न्यूट्रिशन है तो अफ्रीका वाला बच्चा बन जाएगा, यदि एक ओवर न्यूट्रिशन है तो बहुत मोटा लड़का हो जाएगा, और दोनों ही अपने अपने केस में क्या है? प्रॉब्लमेटिक हैं, detrimental to human health, presenting the deficiencies and access to the essential nutrients respectively, है ना? तो ये ध्यान में रखना है। अब अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला ही नहीं। ओवर न्यूट्रिशन क्या है कि तुम बैठे टीवी के सामने जितना कचरा होगा बाजार का वो सब खाए जा रहे हो। अल्टीमेटली वो भी तो किसी हार्ट डिजीज में, क्रोनिक इलनेस में, डायबिटीज में, ओबेसिटी में, किसी में तो कन्वर्ट होगा। तो ओवर न्यूट्रिशन भी किसी डिजीज में कन्वर्ट होता है और अंडर न्यूट्रिशन भी किसी डिजीज में कन्वर्ट होता है। दोनों ही कंबाइनली क्या कहे जाते हैं? मल न्यूट्रिशन कहे जाते हैं। अगला है,
एनर्जी वैल्यू ऑफ 1 ग्राम प्रोटीन, यदि 1 ग्राम प्रोटीन का कंजम्पशन करते हो तो तुमको कितनी एनर्जी मिलेगी? लगभग 4, कितनी मिलेगी? 4 किलो कैलोरीज के आसपास आपको एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 4.1 किलो कैलोरीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर के बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से 4 मिलती है, फैट से कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरीज। फैट में भी यदि आप बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। फैट में जो सैचुरेटेड फैट है वो 9 ही देगा, मुफा है वो 9 देगा, पुफा है वो भी 9 देगा। तो फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर आवर बॉडी? फैट। हमारी बॉडी के लिए जो सबसे बेहतर सोर्स है वो क्या माना जाएगा? फैट माना जाएगा। लेकिन हम यदि बात करें उसके उसमें उसके अलग दायरे में, तो उसमें सबसे बेहतर सोर्स जो हम ले रहे हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एल्कोहल से कितनी मिलती है? 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। ऑर्गेनिक एसिड से कितनी मिलती है? 3 किलो कैलोरी पर ग्राम, है ना। डाइटरी फाइबर से 2 किलो कैलोरी पर ग्राम। वाटर से कोई एनर्जी नहीं मिलती, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये लिस्ट है, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, अगला, फैट इज द मोस्ट एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट, है ना, ये ध्यान में रखना। पीछे बताया मैंने आपको। एल्कोहल प्रोवाइड्स एनर्जी बट नॉट एज अ न्यूट्रिएंट। एल्कोहल एनर्जी देता है लेकिन कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ये बेसिक सी बात है। वाटर से, विटामिन से, मिनरल से कोई एनर्जी नहीं आती लेकिन न्यूट्रिशन आता है। वाटर से, विटामिन से, मिनरल से कोई एनर्जी नहीं आती लेकिन न्यूट्रिशन आता है। एल्कोहल से कोई न्यूट्रिशन नहीं आता लेकिन एनर्जी आती है। ठीक है, अगला 42, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। क्या ये बात सही है? ट्रू, रॉन्ग, है ना, जो भी ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके, ट्रू है, रॉन्ग है, नो प्रोटीन इन मिल्क, नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कौन सा? ठीक है, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन, बिल्कुल सही है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं? कर्ड हो सकता है, पनीर हो सकता है, चीज हो सकता है, योगर्ट हो सकता है, बटर हो सकता है। ये सब हाई क्वालिटी का क्या कर सकते हैं? हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज प्रोटीन्स लाइक केसिन हो गया, वे हो गया, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर सीरीज में। सब वे वगैरह पढ़ना है हमको, वहां पढ़ेंगे। खैर, तो ये ध्यान में रखना है। अब यदि हम एक कॉमन मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो किसमें क्या कितना प्रोटीन होता है? जैसे काउ मिल्क की बात करें, यदि आप काउ मिल्क 100 ग्राम लेते हो तो उसमें 3.2 ग्राम का होगा प्रोटीन होगा। कर्ड, दही में लगभग 3.5 टू 4 ग्राम होगा। पनीर में 18 से 20 ग्राम होता है। चीज में 25 ग्राम होता है। वे पाउडर में 80 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 में से 80 ग्राम क्या होगा? प्रोटीन होगा। तो अगेन, विच मिल्क प्रोडक्ट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द प्रोटीन? तो वो क्या है? वे प्रोटीन है। वो 100 ग्राम में 80 ग्राम क्या प्रोवाइड करेगा? आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही बाकी के अभी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी वीड इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ व्हाट? है ना, सी वीड से निम्नलिखित में से सबसे क्या बेहतर मिलेगा? सी वीड, सी वीड मतलब, सी मतलब कहाँ होगा? सागर, समुद्र। और सी वीड में, सी वीड या सी से निकलने वाले जितने भी फूड आइटम्स हैं वो सामान्यतः क्या होंगे? नॉन वेज ही होंगे सामान्यतः, तो हमेशा नहीं पर सामान्यतः। और उनमें आपको क्या मिनरल देखने को मिलेगा? प्राइमरली आयोडीन। क्या मिलेगा? आयोडीन। सी वीड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द आयोडीन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड। भाई तुमको नमक के साथ क्या मिला के दिया जाता है? आयोडीन मिला के दिया जाता है। जब नमक के साथ आयोडीन मिलाना चालू किया टाटा ने, और बाद में गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी किया, तब हमारे देश में जाके ग्वाइटर खत्म हुआ, घेंघा रोग, जिसमें गला का एक पोर्शन, थायराइड ग्लैंड जो होती है, वो बाहर निकल के झूलने लग जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, कुछ न्यूट्रिएंट हैं, उनके बेनिफिट हैं। जैसे आयोडीन से क्या बेनिफिट होता है? थायराइड का हेल्थ बना रहता है, मेटाबॉलिज्म होता है, टीएसएच जो हमारा हार्मोन रहता है वो क्या रिलीज करता रहेगा? वो रिलीज करवाता रहेगा T3 T4। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम से बोन हेल्थ, आयरन से प्रिवेंट्स एनीमिया, है ना, हीमोग्लोबिन वगैरह में, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाती है ना, एंटीकोगुलेंट विटामिन बोलते हैं इसको हम, है ना। इसके अलावा फोलेट, फोलेट क्या होता है? B9, फोलेट क्या होता है? B9, विटामिन B9। और अदर बी विटामिन हो गए, ये सेल रिपेयर, डीएनए सिंथेसिस आदमी काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये सब उसका रोल प्ले करते हैं। ठीक है, 44th क्वेश्चन, ग्रीन टी इज अ रिच ऑफ। ग्रीन टी निम्नलिखित में से, ग्रीन टी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है ना?
ऑप्शन से हमारे एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, ऑल ऑफ द, ठीक है। तो ग्रीन टी में सब पाया जाता है, ग्रीन टी में सब पाया जाता है, ये यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है ना। कैटेचिन्स पाए जाते हैं, पॉलीफिनॉल्स हो गया, कैफीन हो गया, थियानिन हो गया, है ना। ये थियानिन क्या है, थियानिन आपका अमाइनो एसिड है ना। इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स हो गए, विटामिन हो गए, ग्रीन टी में बहुत कुछ पाया जाता है। ये पूरी लिस्ट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, चंद नाम आप याद रखेंगे बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ग्रीन टी इज स्पेशली रिच इन ईजीसीजी, है ना। ईजीसीजी क्या है, तो इपिगैलेक्टो कैटेचिन गैलेट, है ना। कैटेचिन ऊपर लिखा हुआ था मेरे ख्याल से, है ना, ये कैटेचिन से लिखा हुआ था ईपीसीजी, तो ये इसमें ग्रीन टी में प्रेजेंट रहता है, उसका एक केमिकल कंस्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए वो चीज़, है ना। अगला आता है डाइजेशन ऑफ द बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज डन बाय, है ना। स्टार्च का और प्रोटीन का डाइजेशन किसके द्वारा किया जाता है अथवा करवाया जाता है ना। हमारे पास ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस और गैस्ट्रिक लाइपेज या फिर टाइलिन एंजाइम, ठीक है। टाइलिन एंजाइम ही हमारा क्या है, एमाइलेज है ना। टाइलिन ही क्या है हमारा, एमाइलेज है। एमाइलेज किसका करता है, स्टार्च का करता है। किसका करता है, स्टार्च का करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हमारा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन, दोनों हमसे पूछ रहा है ना। किससे पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। पैनक्रियाटिक जूस से दो प्रकार के एंजाइम निकलेंगे, एक जो प्रोटीन का करेगा, दूसरा जो स्टार्च का करेगा। यहाँ पे कौन आएगा, पेप्सिन आएगा प्रोटीन वाले में, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एमाइलेज आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एमाइलेज आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या है, पैनक्रियाटिक जूस। ये पूरी जो पहली आज ही के, अब देखो कैसे मेरे डिस्कशन से फायदा होता है, ठीक है। 45th क्वेश्चन है यहाँ पे, पेज नंबर 18, मैं आपको यहाँ ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। ये पूरी लिस्ट बताई थी, ठीक है। कहाँ गया भाई तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस, ये देखो पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। ये ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, यहाँ से मिल रहा था, यही एग्जैक्टली बता रहा था, इसी क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि भाई डिस्कशन कितना फायदेमंद हमारे लिए होता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा लंबा वीडियो रहता है, लेकिन फायदेमंद चीज़ हो रही है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी लिस्ट वापस से दी हुई है, एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। पेलाग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है। राइबोफ्लाविन, फोलिक एसिड, नियासिन या फिर टोकोफेरॉल। पेलाग्रा जो डिजीज है वो किसके कारण होती है, B3 कारण होती है ना, नियासिन कारण। किसके कारण होती है, नियासिन के कारण होती है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि हम विटामिन ए की बात करें तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफ्थैल्मिया होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनल होता है, रेटिनॉइक एसिड होता है। डिपेंड्स ऑन कि विच ग्रुप से आप उसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। यदि एल्कोहलिक ग्रुप से करेंगे तो रेटिनॉल है, यदि आप एलाइड ग्रुप से एल्डिहाइड ग्रुप से करेंगे तो रेटिनल है, यदि आप एसिडिक ग्रुप से करेंगे तो रेटिनॉइक एसिड है, ठीक है। विटामिन B1 थायमिन से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन की बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं, जैसे एरिबो फ्लेविनोसिस होता है। एरिबोफ्लेविनोसिस क्या होता है, तो ये क्रैक्स एट द माउथ कॉर्नर्स, है ना। आपके मुंह में किनारों की तरफ क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, फट जाएंगे, है ना। विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं इसी को। इससे डिजीज होती है कौन सी, पेलाग्रा। पेलाग्रा के सिम्टम्स क्या हैं, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस और डायरिया, ठीक है। D3 एग्जैक्टली D5 रहता है, मुझे अभी पेलाग्रा के जो सिम्टम्स होते हैं वो D5 सिम्टम्स होते हैं। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। 2 और देख लीजिएगा, मुझे अभी बिल्कुल रिकॉल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगला विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, है ना। इसमें फटीग होता है, नंबनेस आता है ना। विटामिन B7 पायरोडॉक्सिन, एनीमिया, डिप्रेशन, कंफ्यूजन। विटामिन B7 बायोटीन, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोटीन को विटामिन H बोलते हैं। इससे स्किन इन्फ्लामेशन, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है यदि इसकी कमी हो जाए तो। विटामिन B9 हमने पढ़ा है एनीमिया से संबंधित। विटामिन B12 कोबालामिन्स, इसको साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं। ये एकमात्र विटामिन है जिसमें क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर में, मेटल। कौन सा मेटल, कोबाल्ट। कौन सा, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। इसके बाद विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको। स्कर्वी होती है इसकी वजह से, क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, स्कर्वी हमारे मसूड़ों का रोग है ना, ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस, मसूड़ों का रोग होता है। विटामिन D, है ना, में कौन सा यूज होता है, D3। ये एकमात्र विटामिन है जो कि स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर का है, क्या है, स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर का एकमात्र विटामिन कौन सा, विटामिन D है, जिसकी वजह से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। दोनों ही हड्डियों के रोग हैं, दोनों ही क्या हैं, हड्डियों के रोग हैं। और इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन E की बात करें, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कॉज करता है, मसल वीकनेस करता है। इसके अलावा इसकी वजह से प्रजनन क्षमता में भी क्या आता है, कमी आती है, ठीक है, इसकी कमी की वजह से। विटामिन के जिसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, यह एंटीकोगुलेंट विटामिन होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फाइबर इन इट, है निम्नलिखित में से कौन ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा फाइबर होगा। एकदम क्लियर कट होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के कि वीट है ना, राइट आंसर वीट है। चावल मतलब इधर तो फाइबर का कोई नामो निशान नहीं है, इधर भी बहुत लेस क्वांटिटी रहेगी, तो फाइबर कहाँ मिलेगा, व्हीट में मिलेगा, है ना। व्हीट में एक चीज़ होती है, जैसे आप आटा वो करवा के लाते हैं, पिसवा के लाते हैं, गेहूँ पिसवा के लाते हैं, गेहूँ पिसवा के लाके उसको चालते हैं, चालते हैं मतलब उसको क्या करते हैं, चलनी से उसको चालते हैं ताकि उसको नीचे महीन वाला आ जाए जिसको आप रोटी बना लेंगे, और ऊपर वाला जो रहेगा उसको आप फेंक देंगे। ये बहुत गलत काम है, ये क्या है, बहुत गलत काम। दरअसल फाइबर किस में था, जो ऊपर छूट गया ना, चोकर जिसको बोलते हैं, दरअसल उसी में फाइबर था, तुमने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। खैर, तो व्हीट हमारा क्या है, राइट आंसर है। व्हीट ब्रान जो रहता है उसको ब्रान बोलते हैं, जिसको चोकर मैं बोल रहा हूँ उसको व्हीट ब्रान बोलते हैं, गेहूं की भूसी को। व्हीट ब्रान में लगभग 22 ग्राम क्या होता है, फाइबर होता है। कितने में से, 100 ग्राम में से 42 ग्राम क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है। चिया सीड्स की बात करें, 34 ग्राम उसमें फाइबर होता है। फ्लैक्स सीड अलसी में 27 ग्राम होता है। लेंटिल्स दाल में 8 ग्राम होता है। ओट में 10 ग्राम होता है ना। तो सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ ऊपर के आप याद कर लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अगला आता है 48th क्वेश्चन, एनर्जी वैल्यू ऑफ दी 1 ग्राम ऑफ फैट। प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन आया था 4 ग्राम, और फैट का क्या होगा, 9 ग्राम। 9.3 ऑप्शन है आपके लिए, है ना। 9.3 है तो 9.3 आप यूज करेंगे या लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, उस पर डिस्कशन दे दिया था, तो वो भी उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। 49th क्वेश्चन, विच सब्सटेंस विल गिवन इन अ लेस अमाउंट फॉर अ जॉन्डिस पेशेंट। यदि एक पीलिया का मरीज है तो पीलिया के मरीज को ऐसी कौन सी चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है। सोचो वापस से सिंपल से कि पीलिया क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसके डिपोजिशन की वजह से हो रहा है, और यदि वही चीज प्रोवाइड करोगे तो समस्या बढ़ जाएगी। और वो क्या चीज है, लिपिड्स है। वो क्या चीज है, लिपिड्स है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, फैट। लिपिड्स को फैट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, फैट, ठीक है। तो इन केसेस ऑफ द जॉइंटिस फ्रूट्स आर टिपिकली गिवन इन लार्जर क्वांटिटीज टू हेल्प द बॉडी फ्लश आउट बिलिरुबिन। अधिक मात्रा में पानी पिलाया जाता है ताकि बिलिरुबिन क्या हो जाए, बाहर हो जाए, शरीर से बाहर निकल जाए, फ्लश आउट हो जाए, जो कि क्या कर रहा था, शरीर को पीला रंग दे रहा था और प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं देना है, फैट नहीं देना है। अगला आखिरी क्वेश्चन आज का, विच फूड डजंट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप। चॉकलेट मिल्क, आइसक्रीम, योगर्ट या सैलड ड्रेसिंग। तो ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये कोई खाना नहीं है। सैलड ड्रेसिंग कोई खाना नहीं है, ठीक है। सलाद ड्रेसिंग एक मिश्रण है जो सलाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किया था। समझो कि तुम एक पार्टी में गए, वहां पे 10 प्रकार की सलाद रखी हुई थी, गाजर, खीरा, मूली, ये सब कट के रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, कोई लिक्विड डाला जा रहा है, कोई बढ़िया एक फ्लेवरिंग एजेंट डाला जा रहा है। वो जो लिक्विड, वो जो फ्लेवरिंग एजेंट डाला रहा है, दरअसल वो क्या है, सलाद ड्रेसिंग है, जो कि सलाद के ऊपर डाला जाता है, सलाद को और बेहतर डेकोरेटिव और स्वादिष्ट बनाने के लिए। ये कोई तेल हो सकता है, ये कोई विनेगर हो सकता है, कोई मसाला हो सकता है, कोई इमल्सीफायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सैलड ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरली मैंने जो देखा है वो विनेगर देखा है। जैसे यदि आप अभी सागर गैरे में चले जाएंगे, सागर गैरे के जितने भी आउटलेट्स हैं, वहां पे जो प्याज रहती है, उस प्याज में ऑलरेडी वो लोग विनेगर डाल के रखते हैं। तो विनेगर क्या हो गया, सैलड ड्रेसिंग हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारा आज का क्या था, डिस्कशन था। ये पूरी जो लिस्ट है, ये लिस्ट आपको इधर जो बोल्ड फॉन्ट में लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ड्रेसिंग्स हैं, सैलड ड्रेसिंग के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसमें आज हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही कमेंट करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आज की इस क्लास को हम बाइंड अप करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के, है ना, क्वेश्चन नंबर 51 कहाँ है दोस्त, ये रहा, ठीक है। यहाँ तक आज हमने डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम 51 से लेकर के 75 तक डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।